नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जैसे कि आरओ, एआरओ है ना, एपीओ वगैरह, उसके लिए हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है और उसमें जो हमारी पेड क्विजेज हैं उसको हम यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। फॉलो कीजिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। ग्रुप्स में हमारे आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए इस वीडियो का, कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे हमारी दे रखी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही देखेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो साइमन कमीशन के बारे में आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश एमपीज थे उनका एक ये ग्रुप भेजा गया था 1928 में। तो उसके लिए यहाँ पे जो है कांग्रेस ने बाइकआउट किया था उनका जो मद्रास सेशन हुआ था 1927 का, उसमें ही। ठीक है, और इसी में जब साइमन कमीशन आता है तो ये लाला लाजपत राय वगैरह के ऊपर लाठी चार्ज वगैरह होता है। तो ये सब इवेंट आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे ये आपका ये डॉक्टर अंसारी। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी इनका पूरा नाम था। 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व इसमें से किसने किया था। तो एक हिंदी लिटरेचर के काफ़ी जाने माने नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, इन्होंने इसको लीड किया था और ये बिहार के रीजन में बेसिकली 1939 में ये एक तरीके का सत्याग्रह चला गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में नहीं रखा गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का आप जानते हैं, उस दौरान व्यापक रूप से गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला, अंग्रेजों भारत छोड़ो और ये सब तमाम चीज़ें। तो उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इसमें कैद किया गया था, परंतु इनको जो है पटना जेल में जो है रखा गया था। जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो ये इवेंट आप जानते होंगे, रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में। ठीक है, और जनरल डायर ने यहाँ पे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई थी और डेट थी 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीस मेकर्स कहा। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस एक फ्रेज था, प्रिंस अमंग पीस मेकर्स, और ये इनका है मोतीलाल नेहरू का। ठीक है, काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी थे लाला लाजपत राय। और एक पुस्तक लिखी गई थी ये रिवॉल्यूशनरीज एंड द ब्रिटिश राज, ये श्री राम बख्शी के द्वारा, उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था। तो यहाँ पे इसमें 23 दिसंबर 1912 को जो है लॉर्ड हार्डिंग का कॉन्वॉय जा रहा था चांदनी चौक एरिया जो दिल्ली का है वहाँ पे। तो उसमें जो है बॉम्ब फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, उसमें हालांकि ये लॉर्ड हार्डिंग तो बच गए थे, लेकिन जो ड्राइवर थे है ना, ये सब उनकी मौत हो गई थी। तो फिलहाल बी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जमोरिन, इसमें से कहाँ का एक हिंदू राजा था। तो जैसे ये इंडिया का थोड़ा सा मैप देखते हैं, ये हमारा जो मालाबार कोस्ट है वर्तमान में, तो यहाँ पे कालीकट एक स्थान है। ठीक है, तो यहाँ कालीकट का किंग था जमोरिन। 1498 में जब वास्को डिगामा आता है पुर्तगाल से, तो कालीकट ही आया था और जमोरिन जो है उस समय वहाँ पे शासक था। ठीक, तो ये सब जो एक एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला कॉन्सेप्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा। ऑप्शन सी। सल्तनतकालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी। तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है ये। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे बार्ले, तिल है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब तो होती थी, परंतु मक्का, आलू, टमाटर, काजू, बादाम है ना, और अनानास। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये सब पुर्तगीज़ जब आए तो ये अपने साथ लाए और उसके बाद से इसका कल्टीवेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो
किन चीज़ों की खेती नहीं की जाती थी? तो आलू और मक्का, यानी कि 1 और 4 वाला ऑप्शन चुनिए। निम्नलिखित में से किसने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो देखिए, तुजुक ए बाबरी, इसको हिंदी में कह लीजिए बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी? जो फर्स्ट मुगल बादशाह हुआ बाबर की। ठीक, तो बाबर ने इसको लिखा था चगताई तुर्की भाषा में, जो कि बाबर की मदर टंग थी, है ना। और लेटर ऑन अब्दुल रहीम ये खाना जो है, तो फारसी भाषा में इनके द्वारा जो है इसका ट्रांसलेशन किया गया। तो ए विकल्प को चुनेंगे। कुछ पहाड़ी दर्रों के बारे में भी पूछा जाता है, उसमें से एक रोहतांग पास कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो माउंटेनियस पासेस की लिस्ट प्लीज पढ़िएगा एक बार सारे के बारे में जो भी हैं। उसी में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो आपका यांगपा पास है, इसको अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली है। अरुणाचल प्रदेश में इसको उसके नाम से जानते हैं, दिहांग। ठीक है, तो ए को चुनेंगे। और जानते ही हैं कि ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन जो है मानसरोवर लेक है उसके है ना अराउंड से होता है। हिमालय जो रेंजेस हैं, तो कुछ नदियों के बीच के हिमालय को कुछ अलग नामों से जाना जाता है, इसकी लिस्टिंग भी प्लीज पढ़िएगा। काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हमारा हिमालय है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जो है नेपाल हिमालय की संज्ञा दी जाती है, विकल्प सी। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जोग फॉल जो है ये इसका शरावती नदी से संबंधित है। कर्नाटका में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ इसकी लोकेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। पहले होता था, अब इसको जो है वहाँ से फंडामेंटल राइट्स से हटा करके, जो पहले आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1F में राइट टू प्रॉपर्टी था, तो इसको यहाँ से हटा करके अब आर्टिकल 300 एक नया ऐड किया गया, तो उसमें इसको ऐड कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो DPSP का आर्टिकल 51, इसको पढ़िएगा, इसमें है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात जो की गई है, आर्टिकल 63 भाग कौन सा? 5। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो ये कृष्णकांत जो है, ये थे आपका 1997 जो है उससे, और फरवरी नहीं माफ़ कीजिएगा, जुलाई 2002 में इनकी डेथ हुई थी, तो तब तक जो है ये रहे थे, तो इनका विकल्प हम चुनेंगे। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो कोई गिलास है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आर्ट बनाते हैं। अब इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा मान लीजिए यहाँ तक, तो एक आइस का टुकड़ा आप डाल दीजिए। ठीक, तो होता क्या है कि जब आप आइस का टुकड़ा डालेंगे तो उसका जितना वॉल्यूम होगा उतनी वो एरिया जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर ये आइस पिघल भी जाएगी तो जो वॉल्यूम है ना, उतना एरिया तो उसने पहले ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो उतना ही रहेगा, वो बढ़े घटेगा थोड़ी ना, तो उसमें पानी का जो स्तर है वो वही रहेगा। ठीक, एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके चाहे देख लीजिए। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग, ग्वाइटर? तो गले में आपने देखा होगा घेंघा रोग होता है किसकी कमी से? आयोडीन। इसीलिए कहा जाता है जो नमक ऐसा खाइए जिसमें आयोडीन की मात्रा हो। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑल्टरनेटिव चूज करना है। एक हमारे पास इडियम है पुल अ लॉन्ग फेस, तो इसका मतलब होता है दुखी दिखना, है ना, टू लुक सैड। नेक्स्ट फ्रेज इडियम हमारा जो है उसकी मीनिंग बताना है, तो ये है कैट नैप। तो ये होता है बेसिकली कि दिन के समय बहुत ही एक छोटी सी नींद लेना, है ना, तो टू स्लीप ब्रीफली, ये हो जाएगा हमारा, मतलब पावर नैप टाइप का आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग बतानी है हमारा, यहाँ पे इडियम है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली किसी ऐसी चीज़ पे समय खर्च करना जो कि एफर्टलेस है, तो टू वेस्ट वंस एफर्ट, ये इसको हम चूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि हम कोई ऐसी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं जिस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका हो, है ना, डिस्कशन होके वो चीज़ डिसाइड भी हो गई है, तो जाहिर सी बात है दोबारा डिस्कस करने का क्या मतलब है, तो वही हो गया कि फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसमें है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप की चीज़ है। तो मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, है ना, तो कोई भी जैसे मतलब बिजनेस है, तो कोई एजेंट उसमें सेल्स करता है तो उसको, है ना, एक जैसे अच्छी सेल करने पे क्या मिलता है? कमीशन, है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे पर्सन बिलीविंग इन वन मैरिज, इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो कोई सिर्फ एक शादी में अगर बिलीव रखने वाला व्यक्ति है तो मोनो शब्द देखिए जहाँ पे लगा होगा तो वो सिंगल किसी चीज़ के लिए है ना इंडिकेट करता है, तो यहीं से आप समझ सकते थे मोनोगैमिस्ट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारा है सूद, इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, तो सूद का मतलब होता है किसी भी मतलब कोई जैसे व्यक्ति है बड़ा ही अशांत है ना, तो उसकी पीड़ा कम करना, उसको शांत करना है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सूद। तो इसी का सिनोनिम हो जाएगा मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब यही होगा, सॉरी हाँ डी वाला मॉलिफाई। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मॉरिबंड। ठीक है, इसका मीनिंग बताना है तो ये इसका हिंदी में मतलब होता है मरणासन है ना, कोई भी व्यक्ति जो है ना मतलब अंतिम समय में हो कह सकते हैं, तो डाइंग वर्ड यूज कर लेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गम्पशन। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि इसके विपरीत क्या होगा। तो गम्पशन मतलब होता है जैसे हिंदी का वर्ड तर्कशीलता कह सकते हैं है ना, कोई भी लॉजिकल है ना बात करने की आपके अंदर क्षमता है, तर्कशील हैं आप, तो गम्पशन वर्ड उसके लिए यूज होगा। तो स्टुपिडिटी इसके ऑपोजिट में हम यूज कर लेंगे, फालतू बात जो करता हो। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। तो एक सेंटेंस है, इसमें हम देखते हैं क्या फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा है आई ऑलवेज फॉल ब्लैंक ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो इसमें एज अ फ्रेज एक वर्ड यूज होता है ये बैक ऑन। तो बैक ऑन का मतलब होता है कि टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट। तो वही यहाँ पे यूज हो जाएगा कि जब भी मेरे पुराने दोस्तों को ज़रूरत होती है तो ऐसी स्थिति में मैं उनके पास है ना सपोर्ट करने के लिए जाता हूँ। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज फॉल बैक ऑन ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। अब यहाँ पे हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? तो बेसिकली सदाचार शब्द जो बना है सत उपसर्ग के योग से बना है। कैसे होता है? सत धन आचार। ठीक है, सदाचार। नेक्स्ट है अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये भी जो बना है अति उपसर्ग से बना है शब्द है ना, उक्ति में जो है जुड़ करके। अब इसमें प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो प्रत्यय शब्द के बारे में आप जानते ही होंगे कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़ करके उसकी प्रकृति के अनुसार उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो अब जैसे खंडहर जैसा हमारा शब्द है, ठीक, तो यहाँ पे हर प्रत्यय हमारा जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें हमारा शब्द है कवि, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये टाइप की चीजें भी पूछी जाती हैं। तो कवि का कवयित्री होता है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, जो सी विकल्प में लिखा हुआ है। बाकी के जो तरह से लिखे हैं ये सब अशुद्ध होते हैं। अब इसमें देखें कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी कि कभी भी उसका किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो वो एक वचन में नहीं होगा, बहुवचन में होगा। ठीक है, प्लूरल में। तो ये होता है प्राण। ठीक है, ठीक, जैसे हम एक बार उपयोग करके देख लेते हैं। जैसे किसी ने सेंटेंस लिखा कि वीरों ने अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित किया या अर्पित किया, तो ये सेंटेंस गलत है। सही प्रयोग क्या होगा कि वीरों ने अपने प्राण देश को अर्पित किए या समर्पित किए। ठीक है, तो प्राण शब्द जो है ये बहुवचन में ही सदैव प्रयोग होगा। और जैसे प्राण का भी एक क्लासिफिकेशन होता है कि कुल 10 प्रकार के होते हैं, तो अगर चाहें तो थोड़ा वो सब डिटेल में देख लीजिएगा एक बार। एक सेंटेंस है मैं काम से जा रहा हूं, तो इस वाक्य में से जो है, तो से का कारक इसमें से कौन सा है? तो कारक आप ने पढ़ा होगा, कई प्रकार के इसके जो है टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो जैसे से या फिर एक वर्ड होता है द्वारा, ये चिन्ह होते हैं किसके? हमारे जो हमारा करण कारक होता है। ठीक है, तो अर्थ बेसिकली इसका क्या होगा कि जिसके द्वारा कर्ता अपना कोई काम करे, तो वही है कि मैं काम से जा रहा हूँ, तो करण कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज़ें देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बताते हैं कि हमारे पास कुछ वीडियो में टाइम लिमिट होती है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से संबंधित जो डिटेल्स हैं अपने नोट्स वगैरह में से या हमारे पेड इनिशिएटिव में है, तो प्लीज़ वहाँ पे जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसमें से पढ़ा करिए। अब इसमें कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, तो निराला शब्द जो है ये पुल्लिंग होता है। अब इसमें किस शब्द में गुण संधि है ये बताना है हमको। तो गुण संधि में जैसे अब यहाँ पे हम देवेंद्र शब्द को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे अ और है ना, ये ई का जो हमारा इसमें युग्म जब होता है तो ए बनेगा। ठीक है, तो उसी में यहाँ पे देव प्लस इंद्र है ना, ये 2 शब्द हैं, तो इसमें देवेंद्र हमारा हो रहा है, तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा।
अब है निर्भीक शब्द का विलोम बताना है। तो निर्भीक मतलब जिसको डर ना लगे, और कातर एक शब्द होता है ना, वो डरपोक के लिए इस्तेमाल होता है, जो डरपोक हो। अगला है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो जो लैपटॉप से अलग डेस्कटॉप आप यूज़ करते थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब अलग अलग होता था, तो इसको कैटेगराइज जो किया जाता था तो माइक्रो कंप्यूटर इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले भी हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन और जो जनरेशन है इसके बारे में बात की थी, तो उसी में से फिर से पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, जो आईसी चिप्स हैं, इसको किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया। तो 3rd जनरेशन में इसको यूज़ किया गया है। फिर से है कि इसमें से किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। तो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड हमारे कौन से थे, ये 4th जनरेशन के। ठीक है, डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का उदाहरण है। तो जैसे 5 जनरेशन हम पढ़ते हैं, प्लीज पांचों के बारे में पढ़िएगा, मतलब इससे कंफर्म होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो 1st जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हमने देखे थे वैक्यूम ट्यूब पे जो आधारित होते थे, तो उसी में से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक ये IBM ने डेवलप किया था मार्क 1। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता था ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। तो ये 1st जनरेशन का उदाहरण है, उसी की यहाँ पे बात पूछी गई है। ठीक है, और 1st जनरेशन के हमारे जो कुछ और एग्जांपल्स जैसे एनियाक है, यूनिवैक है ना, तो इन सबको ध्यान रखेंगे। बेसिकली उस समय होता यह था कि कंप्यूटर इतने बड़े होते थे, लगभग एक कमरे के बराबर जो है स्पेस इनको चाहिए होता था, और बहुत ही बेसिक लेवल की कैलकुलेशन या कुछ ऐसी कह लीजिए काउंटिंग वगैरह ही परफॉर्म कर पाने में सक्षम थे। धीरे धीरे जो ये आज की डेट में इतना जो चेंज आया है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। नेक्स्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो बेसिकली अराउंड 1940s में जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने एक अवधारणा पेश की कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कुछ जो है ये हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं है ना, उसको स्टोर कर सकते हैं एज अ प्रोग्राम बाइनरी नंबर सिस्टम में, क्योंकि उस समय बाइनरी सिस्टम पे ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती थी। तो पहली बार जो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको है ना बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके एक प्रोग्राम के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में आप उसको कंप्यूटर की मेमोरी या जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इनिशियली ये जो आइडिया था इन्हीं का था। टिक, ऑप्शन ए। इसमें से कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है ये बताना है। तो कंप्यूटर एक्यूरेसी आपको देता है, आप जो भी काम करते हैं, स्पीड देता है ऑफलाइन काम से ऑनलाइन काम में, और रिलायबिलिटी है क्योंकि जो स्टोर आपने डेटा किया है और जब आप उसको कभी दोबारा यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट वही चीज़ आपको मिलती है, तो आप रिलाई कर सकते हैं उस डेटा पे। तो सारी बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो सिलिकॉन चिप्स है ना, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा, आईसी चिप वाला यहाँ पे एग्जांपल हम इसको चुन सकते हैं, डी वाला। कंप्यूटर्स में आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती थी। तो सिलिकॉन जो है इससे ही बनती हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो इसमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो बेसिकली एक हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है और उसी पे एक ही साथ कई सारे लोगों को कार्य करना है, मान लीजिए डेटा इनपुट करना है, तो ऐसी स्थिति में जो ये अन्य हमारे नोड्स बनते हैं है ना, इसको टर्मिनल कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग एक ही, जैसे आपने ये एग्जांपल देखिए साइबर कैफ़े वगैरह में अगर आप कभी गए हो तो एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और उसी से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल बैठ के अपना कुछ काम कर सकता है, तो टर्मिनल को यूज़ करते हैं यहाँ पे, डी विकल्प। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया हो कमेंट करके बताइएगा। हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।